नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर कंपोजिट फंक्शन का किया था, यानी संयुक्त फलन का। उसमें हम आपको जो अपन 11वीं क्लास में फलन पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ हमने आपको डिस्कस कराया था। अब इसमें हम फलनों के बारे में आगे थोड़ा बढ़ते हुए अगला जो हमारा नेक्स्ट फलन आता है, फंक्शन आता है, वो होता है तत्समक फलन। तत्समक फलन में क्या होता है वो चीज़ समझिए कि किसी समुच्चय ए से ए, यानी एक कोई समुच्चय हमारे पास ए और उसी में परिभाषित एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं एवं केवल स्वयं से संबद्ध हो, ए का तत्समक फलन कहलाता है। इसे आई ए से निरूपित किया जाता है और इसकी जो डेफिनेशन होती है आई ए एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी जो एक्स है वो कहाँ से लिया जा रहा है, ए से ही लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक हमारे पास ऐसे फंक्शन है, इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं अपन। देखिए डायग्राम के रूप में A1 A2 A3 A4, ऐसे A1 A2 A3 A4, तो इस प्रकार का कोई हमारे पास समुच्चय दी हुई ए है और वही ए से ए में रिलेशन बताया है उसने। अब A1 से A1 का रिलेशन है, A2 का A2 से, A3 का A3 से और A4 का इसमें रिलेशन दे रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन, मतलब अगर हम यहाँ पर FA1 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, A1 ही निकल के आएगा। FA2 रख सकते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या आएगा, A2 आएगा। FA3 रखते हैं तो क्या आएगा, A3 प्रतिबिंब। FA4 रखते हैं तो A4 ही प्रतिबिंब इसका आता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब मेरा है, अगर यहाँ पर कोई x है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x, यानी स्वयं का स्वयं से फलन तत्समक फलन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा फलन आता है वो होता है तुल्य फलन। तुल्य फलन क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वल फंक्शन बोलते हैं इस इंग्लिश में, दो फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तुल्य फलन कहलाते हैं। f और g तुल्य फलन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं स्टूडेंट, पहला f का प्रांत बराबर होना चाहिए g के प्रांत के। f का प्रांत बराबर होना चाहिए g का प्रांत के, ठीक है। दूसरा क्या आता है, f का सहप्रांत भी बराबर होना चाहिए g के सहप्रांत के, बिल्कुल। तीसरा f(x) बराबर gx, इसका मतलब होता है कि इनके परिसर भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मतलब f का परिसर बराबर होना चाहिए g का परिसर के। समझिए स्टूडेंट, हमारे पास तुल्य फलन क्या कहलाते हैं, जब दो फलन f और g तुल्य फलन कहलाएंगे। कब, जब f का डोमेन g के डोमेन के बराबर होगा, f का कोडोमेन g के कोडोमेन के बराबर होगा, एंड f(x) का परिसर रेंज gx के बराबर होगी। मतलब f का परिसर g के परिसर के अगर बराबर है तो वो फलन तुल्य फलन कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। यदि a बराबर 1,2 और b बराबर दे रखे हमारे पास 3,6, ठीक है, तथा फंक्शन दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है स्टूडेंट, फंक्शन a से b तक कोई हमारे पास फलन दिया हुआ है, और जो f(x) है वो दिया हुआ है x² प्लस में 2, और g है, g एक फंक्शन, फिर g और दिया हुआ है एक फंक्शन a से b में, और gx बराबर दिया हुआ है 3x। तो अब इसमें अपन को ज्ञात करना है कि आप वाकई में तुल्य फलन है या नहीं है।
मेरा कहने मतलब है, देखिए आप ए से यहाँ देखिए सॉल्यूशन में आप हमारे पास फंक्शन क्या दिए हुए हैं, ए से बी और जी बी से ए। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है, देखिए ए का प्रांत बी का कोडोमेन, बी का डोमेन ए का कोडोमेन, मतलब आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगे, मतलब परिभाषित हैं एक दूसरे से। ए से बी और ये बी से ए में एक दूसरे से विपरीत रूप से परिभाषित हैं। बी से ए नहीं है स्टूडेंट, ए से बी है, विपरीत रूप से नहीं होगा, मैंने गलत लिया था, ए से बी में। अब देखिए ए का डोमेन, तो ए का डोमेन ये आ रहा है बराबर में, बी का कोडोमेन मतलब जो फंक्शन है उसका कोडोमेन बी है, तो यहाँ पर भी कोडोमेन बी आ रहा है। अब देखिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, जैसे एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स एफ के लिए ए से बी है ना, तो ए के लिए फंक्शन देखो, ए के लिए वैल्यू देखो 1 है, एक्स की 1 रखती हमने, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3। 3 बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, बी से, बिल्कुल आ रहा है ना, बी से बिल्कुल। ऐसे ही F1 1 के लिए किया हमने। अब F2 के लिए करते हैं अपन। 2 के लिए देखिए 2 रख दीजिए, जैसे 2 का 4 प्लस 1, 2 का 4 प्लस 2 है ना ये, यानी 6, तो ये भी कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है। 6 भी हमारे पास बी से निकल के आ रहा है, ठीक है। और G1 देखिए, G1 देखते हैं अपन, G1 क्या है हमारे पास, 1 3 1। अब देखिए 1 रखिए 3 बिल्कुल, G2 3 गुणा 2 बराबर 6। कुल मिला के ये 3 और 6। कहने का मतलब यही है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 और 6। इसका प्रांत बराबर, इसका कोडोमेन बराबर। कुल मिला के मेरा मतलब यह है कि फंक्शन का जो दोनों के फंक्शन हैं वो उनका प्रांत बराबर है, उनका सह प्रांत बराबर है और उनका परिसर भी आपस में बराबर ही आ रहा है। तो ओके स्टूडेंट, समझ गए ना कि कैसे अपन तुल्य फलन समझते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब आता है अपना एकेकी फलन। अगला जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो होता है एकेकी। कौन सा स्टूडेंट, एकेकी फलन। एकेकी, इससे अपन 1 या फिर इंजेक्टिव एकेकी फलन, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। माना कि कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, माना फंक्शन है ए से बी में हमारे पास कोई फलन दिया हुआ है, तो एफ एकेकी कहलाता है। कब बताएंगे, एकेकी कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत, फंक्शन है ना एफ के अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, विद्यमान हो, तो फलन कैसे कहलाता है, क्या कहलाएगा, एकेकी कहलाता है। फलन कैसे कहलाता है, एकेकी। इसमें 2 कंडीशन होती है स्टूडेंट। यदि फंक्शन ए से बी में दिया हुआ है, एकेकी होगा कब, यदि ए बराबर नहीं है बी के, यानी हमारे पास ए है जो बराबर नहीं हो बी के,
तो एफ ए यानी फंक्शन ऑफ ए बराबर नहीं होगा फंक्शन ऑफ बी के। ए बराबर अगर बी नहीं है तो एफ ए बराबर भी नहीं होगा एफ बी के। दूसरा है एफ ए से बी में कोई फलन है, कब? एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, तो ए बराबर बी होगा और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी कहाँ से लिए गए हैं? ए से लिए गए हैं। देखिए अगर हम एक चीज़ और, हाँ यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ मत समझ जाना कि मैंने अगर मैं ये कहूँ इसी की बेसिस पर ए बराबर बी तो एफ ए बराबर बी होगा नहीं होगा, तो एक एक होगा या नहीं होगा ये फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो देखिए ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ ए बराबर बी एफ ए बराबर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए ये होगी या नहीं होगी। यानी अगर हमारे पास ए बी बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू ए और फंक्शन की वैल्यू बी आपस में एक दूसरे के इक्वल वो आएगी या नहीं आएगी, तब फलन एक ही होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम बहुए की फलन में थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। तो फिलहाल तो आप इसी चीज़ को देखिए। हम इसको अगर डायग्राम से देखें तो हमारे पास इस टाइप से ए और बी दो फंक्शन हैं, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5। दूसरा B1 B2 B3 B4 और B5 और B6 और ले लिया हमने। अब देखिए ए से बी में कोई फलन दिया हुआ है, ठीक है, ओके, A1 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, A3 का B3 के साथ, A4 का B4 का, A5 का B5। चलिए B6 आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें देखिए आप प्रत्येक जो ए का अवयव है प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है या नहीं है? बी में बिल्कुल विद्यमान है, अलग अलग है, एक का एक से ही है, एक का दो से तो नहीं है, नहीं है, या फिर जैसे इसका इधर A2 से भी हो, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फलन कैसा होगा? एक एक ही फलन कहलाता है। समझिए स्टूडेंट, क्या कहलाएगा? एक एक ही फलन, यानी एक का एक से होगा, एक का दो से नहीं होगा। मतलब इधर वाले का इधर के दो से नहीं होगा, एक से ही होगा। अगर दो से, अगर इसका दो से हो जाएगा तो फिर तो ये फलन ही नहीं कहलाएगा। इसका दो से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ अगर एक एक ही फलन है या इंजेक्टिव फंक्शन है तो उसमें क्या होगा कि इधर के अवयव का एक से ही संबंध होगा और कोई भी अवयव इसका छूटना नहीं चाहिए। यही तो कहलाता है फलन, ठीक है। और आप जानते हो डोमेन, कोडोमेन क्या होगा इसका? डोमेन तो ये हो ही जाएगा, कोडोमेन ये है, और परिसर क्या होगा? जिसका A1 से संबंध है, A2 से संबंध है, A3 का A4 से, तो परिसर इसका हो जाएगा। परिसर क्या कहलाएगा? B1 B2 B3 B4 B5, ये परिसर है इसका, रेंज बोलते हैं जिसे अपन। और इसका डोमेन क्या है? जो अपन को ए में अवयव दे रखे हैं, क्या है एक अवयव? A1 A2 A3 A4 A5। और कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका? B1 B2 B3 B4 B5 B6, तो ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको एक एक ही फंक्शन बिल्कुल एकदम क्लियरली स्पष्ट हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हम इसका बहुएकी फलन लेते। देखिए बहुएकी फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। क्या होता है ये कि समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित कोई फलन है, समुच्च ए से समुच्च बी में
परिभाषित कोई फलन f बहु एकी फलन कहलाता है। बहुएकी फलन कहलाता है कब? यदि f के अंतर्गत एक के दो या दो से अधिक अवयव, एक के दो या दो से अधिक अवयव में B का कोई एक प्रतिबिंब हो। क्या हो? B का कोई एक प्रतिबिंब हो। अब देखो, और इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, फंक्शन है A से B में बहुएकी फलन होगा यदि A बराबर नहीं होगा B के, परंतु f A बराबर f B के होगा। देखिए, अगर हम ऐसे कोई लेना चाहें फंक्शन, फलन है A से B में A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5। अब मैं ये कहूँ स्टूडेंट, A1 का फंक्शन जो हमारे पास प्रतिबिंब आ रहा है वो B1 आ रहा है, A2 का भी फिर B1 आ रहा है, और A3 का, A4 का और A5 का भी A3 है। तो इसका मतलब दो का एक आ रहा है, नहीं आ रहा, दो से अधिक का भी एक आ रहा है B3। मेरा कहने का मतलब है FA1 बराबर B1 बराबर है FA2 के। ऐसे ही FA3 बराबर है B3 के बराबर है FA4 के बराबर है ये FA5 की। मतलब दो का या दो से अधिक का जब एक हमारे पास प्रतिबिंब मिलता हो तो हम कहते हैं यह एक बहुएकी फलन होगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेना चाहें इसका कि फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास z से r में। z क्या है? हमारे पास पूर्णांक संख्या है ये, और r रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमें फंक्शन दिखा है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस में (1) अब z के लिए अपन मान चलो, z के लिए हमने एक फंक्शन लिया है, माना कि -2 और +2, ठीक है। अब देखिए z से r में कैसे होगा ये फंक्शन। अब f2 रखिए -2, तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर +1 = 5, ठीक है। और f+2 रखिए, +2 का स्क्वायर +1 ये 5। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है f-2 बराबर 5, f+2 बराबर 5। मतलब 2 का तो -2 +2 का जो फंक्शन निकल के आ रहा है, जो मतलब प्रतिबिंब आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 5। मतलब एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। मैंने आपको कल भी ये समझाया था। तो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे पास A और B आपस में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन जब FA निकालते हैं FB के तो वो F बराबर आता है एक दूसरे के। FA और FB हम जब निकालते हैं तो एक दूसरे के इक्वल आता है। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि A1 बराबर हमारे पास -2 था और A2 बराबर +2 था। अगर हम A1 निकालते हैं और A2 निकालते हैं तो एक दूसरे के बराबर निकल के आ रहे थे। अब हमने अभी एक ही फलन के बारे में कहा था कि बहुएकी फलन में उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा था? A बराबर B
वो तो एफ ए बराबर एफ बी होगा या नहीं होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम A1 बराबर A2 के लें और कहाँ से लें, Z से, A1 और A2 बराबर लें Z से, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ A1 बराबर आएगा एफ A2 के। कैसे, एफ A1 को हम लिखना चाहें तो ए इसी में देखिए एक्स स्क्वायर की जगह A1 स्क्वायर प्लस 1, फिर A1 A2 बराबर है तो एफ A2 यानी A1 ही हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 1। कुल मिला के एफ A1 बराबर आएगा एफ A2 के। ये एक विशेष कंडीशन है, समझ रहे स्टूडेंट। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार कि ये जब ही होगा जब A1 बराबर A2 के हो, लेकिन अगर A1 बराबर A2 के नहीं हुआ और ये हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर वैल्यू में था इसलिए एक दूसरे इक्वल आ गया, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दूसरे के इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये एक दूसरे के इक्वल होगा या नहीं होगा। सो स्टूडेंट आप इसे उतार सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो स्टूडेंट क्या आता है, आच्छादक, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। आच्छादक फलन क्या होता है कि हमारे पास एफ ए से बी में कोई फलन दिया हुआ है, तो हमारे पास एफ के जो ए के अवयव है A1 A2 A3 A4 मान के चलो, ठीक है, बी के B1 B2 B3 B4 B5 कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब है आच्छादक फलन वो तभी कहलाएगा जब बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी ए के अवयव से संबद्ध हो, यानी कोई भी बी का अवयव छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे, एक अवयव तो हम जानते ही छूटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास बी का अवयव भी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो कैसे लिखेंगे, समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में एक फलन है, एक फलन एफ आच्छादक कहलाता है कब कहलाएगा स्टूडेंट, यदि बी का प्रत्येक अवयव एक एक किसी न किसी अवयव से अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या हो स्टूडेंट, प्रतिबिंब हो। दूसरा, बी का प्रत्येक अवयव, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी के प्रत्येक अवयव का ए में क्या होना चाहिए, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो। फिर ये में जानते ना, पूर्व प्रतिबिंब हो। अब देखिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं एफ ए बराबर बी। अगर एफ फंक्शन ऑफ ए बी के इक्वल आ रहे हैं, यानी टोटल फंक्शन ऑफ ए बी के इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक आच्छादक फलन कहलाएगा। अर्थात एफ का सहप्रांत बराबर होगा एफ के परिसर के। किसके स्टूडेंट, एफ का परिसर के, यानी एफ का सहप्रांत, एफ का सहप्रांत क्या होता है, इधर वाली वैल्यू होती है ना, उसके परिसर के बराबर होगा। यदि अब और देखिए इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें दूसरी, कि फंक्शन दिया हुआ है एफ ए से बी में एक आच्छादक फलन होगा कब,
कि बी तो कहाँ से लिया गया है, बिलोंग्स टू बी से, और देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए से, ताकि एफ ए बराबर बी आ जाए। उल्टा ही है ना ये, उल्टा ही देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, अस्तित्व में होता है। बी कहाँ से लिया गया है, बी से, और ए कहाँ से लिया गया है, ए से, ताकि एफ ए बराबर बी किस में होगा, अस्तित्व में होगा। अब जैसे मान चलो ऐसे देखें इसको, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है भाई। दूसरा B1 B2 B3 B4 B5, और फंक्शन दे रखा है ए से बी में। कहाँ से कहाँ दे रखा है स्टूडेंट, ए से बी में। ये कहलाएगा एक एक की और आच्छादक फलन। आच्छादक फलन भी है और साथ में एक एक की भी है। एक का एक से भी है और बी का कोई अभी अब छूटा हुआ नहीं है, मतलब इस बी की प्री इमेज ए में विद्यमान है। एफ ए बराबर बी हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, एक एक की और आच्छादक फलन। एक एक की आच्छादक फलन क्या बोलते हैं इसे, 1/1/2 फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन। अगर हम ऐसे देखें इधर, और इसमें एफ ए बराबर बी हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ ए और बी हमारे पास दो कोई समुच्चय हैं और भी डिफाइन है फंक्शन के रूप में, ए से बी में A1 A2 A4 A5, B1 B2 B3 B4 B5 B6, इस टाइप से हमें कोई वैल्यूज दे रखी हैं। अब आप देखिए इसमें एक मिनट, B5 नहीं आएगा इसमें स्टूडेंट। ए में A1 A2 A3, बी में B1 B2 B3 B4, इसमें अपन A6 तक लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे आच्छादक फलन बनाना है। इसे A1 का प्रतिबिंब B1, A2 का B2 और A3 का फिर B2 कर दिया हमने, A4 का B3, A5 का B4 और A6 का B5। कुल मिला के ये फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। लेकिन कौन सा, बहु एकी आच्छादक फलन, बहु एकी आच्छादक। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो का एक के साथ प्री इमेज बन रहा है, मतलब बी की दो प्री इमेज है। यहाँ पर देखिए F_A_2 बराबर B2 और F_A_3 बराबर B2 है। समझ गए ना, ये बहु एक ही आच्छादक फलन कहलाएगा। इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या स्टूडेंट, मैनी वन फंक्शन। तो मैं समझता हूँ एक एक की आच्छादक, बहु एक की आच्छादक फलन आप समझ गए होंगे। आगे आता है अपना अंतर। अंतरक्षेपी में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फलन है अंतरक्षेपी है जो हमारा। अंतरक्षेपी फलन एक कहने का मतलब हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में, मान चलो ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5, बी में दिए हुए हमारे पास B1 B2 B3 B4 B5 B6। कुल मिला के फंक्शन मान चलो A का A1 का B1 से, A2 का भी B1 से, A3 का B2 से, A5 का B3 से, A4 का B5 से। कुल मिला के अगर बी से कोई भी एक अवयव छूटा हुआ हो, अर्थात उसकी कोई ए में एक प्री इमेज ना हो, तो हम कहेंगे
कि ये अंतरक्षेपी कहलाता है। मतलब इसमें से कम एक अवयव छूटना हो चाहिए। कितना? कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्री इमेज विद्यमान ना हो। तो क्या कहलाएगा? ये अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। और ये कौन सा अंतरक्षेपी है? बहुएकी अंतरक्षेपी फलन। कौन सा स्टूडेंट? बहुएकी। कौन सा स्टूडेंट है? बहुएकी अंतरक्षेपी फलन। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है? बहुएकी अंतरक्षेपी। अगर हम एक ऐसा कहें, ए से बी में कोई फलन है, ए से बी में कोई फंक्शन दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6 इस टाइप से दिया हुआ है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका यानी A1 का B1 से, A2 का B3 से, A3 का B2 से, A4 का B4 से, A5 का B5, यानी ये कहलाएगा एक एकी अंतरक्षेपी। कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट? एक एकी अंतरक्षेपी फंक्शन फलन। क्यों? एक का एक से है, A2 का B2 से, B3 से हो रहा है, A3 का B2 से हो रहा है, A4 का B4 से, A5 का B5 से, और एक छूटा हुआ है B6। तो ये क्या कहलाएगा? एक एकी अंतरक्षेपी फलन। सो स्टूडेंट, आपने समझा फलनों के बारे में। हमारा नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन इसी में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है, इस वजह से हम आज लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। सो स्टूडेंट, आप पहले इन फंक्शंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब जाके हम आगे के लेक्चर पर बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझे होंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, जिससे कि आपकी समस्याएँ सॉल्व हो रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और राजस्थान मैथमेटिक्स में इसी प्रकार बने रहिए।